हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पे कि हम लोग बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का जो हम लोगों का सीरीज़ शुरू हुआ था उसका हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके पीछे देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है इसमें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 50+ क्वेश्चन का सीरीज़ चलता है, जिसमें कि हर क्वेश्चन को डिटेल वाइज पढ़ा जाता है, जिसके आधार पर इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ है इसको पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो नागदशक हो जाएगा। तो जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था नागदशक को हरा करके। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को सभी वंशों के बारे में बताए थे कि मगध पे कौन कौन से वंश शासन किए थे, और उसका ट्रिक भी आप लोगों को बता रखे थे कि हसीन मशुकसा उसका ट्रिक होता है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हसीन मशुकसा के बारे में आप लोग को बता रखे हैं, जैसे हर्यक वंश हो गया, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पीछे वीडियो में बता रखे हैं, ताकि कौन सा वंश है, अगर इससे संबंधित कोई भी सीक्वेंस भी पूछे तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शिशुनाग वंश की बात कर रहा है, तो हर्यक वंश का जो नागदशक था अंतिम शासक, इसको हरा करके शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसी के बाद फिर आता है आपका नंद वंश, वो इसको हरा करके फिर आएगा मौर्य वंश का। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नागदशक हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। अगर पाटलिपुत्र की बात करेगा तो पाटलिपुत्र को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, और उदयन के द्वारा स्थापना करने के बाद इसका पटना के रूप में अभी जो वर्तमान रूप दिखता है, इसका परिवर्तन जो किया था शेरशाह ने किया था। यानी कि पटना की बात करेगा कौन स्थापना किया था, तो वो शेरशाह है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र जो है इसको मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कौन किया था। तो अस्थायी की बात जब भी करेगा तो वो हो जाएगा कालाशोक। इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि कालाशोक ही था जिसने कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाया था। लेकिन सबसे पहले कहेगा तो उदयन था, जिसने कि पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और राजधानी भी बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाणभट्ट के द्वारा रचित जो हर्षचरित है, इसके अनुसार कालाशोक की हत्या जो है चालुक्य को मार करके किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए, कालाशोक जो है पता है आप लोगों को कि कालाशोक जो है वो इसकी हत्या महापद्मनंद के द्वारा की गई थी, और महापद्मनंद के द्वारा इसकी हत्या भी की गई थी। और हत्या करने के बाद महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि नंद वंश की स्थापना की गई थी महापद्मनंद के द्वारा। और इसी का अंतिम शासक कहेगा नंद वंश का, तो ये हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसको हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसी ने घनानंद को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें इनका मुख्य रूप से सहयोग किया था किसने, चाणक्य ने, जिसको कि हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इनकी एक पुस्तक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, जो कि राजनीति से संबंधित है। तो ये सारे चीज़ जो है इनसे संबंधित आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो महापद्मनंद हो जाएगा, जिसने कि कालाशोक की हत्या की थी चाकू मार करके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो शिलाकंटक और रथमुसल की बात करेगा तो सबसे पहले वज्जी में यूज हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि वज्जी जो महाजनपद था, इसी के विरुद्ध में इसका यूज़ किया गया था। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद है जो कि गणतंत्र था। तो अगर गणतंत्र की बात करता है तो ये वज्जी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो कि बिहार में पड़ता था। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि बिहार में कहेगा तो वज्जी हो गया, मगध हो गया और अंग, ये 3 महाजनपद थे जो कि बिहार में पड़ते थे, और अभी वर्तमान में 3 हैं भी। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वज्जी की, तो वज्जी एकमात्र ऐसा गणतंत्र था जो कि पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र बना था। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वज्जी था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास में आरंभिक साक्ष्य बिहार के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि आदि मानव जो था उसका साक्ष्य, जैसे पहले हम लोग जानते हैं कि आदि मानव हम लोग जो थे एक तरह के मतलब आदि मानव थे जो कि एक तरह स्थायी निवास नहीं करता था, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ के लिए वो जंगल पर आश्रित रहता था। वो सब जो थे आदि मानव थे। तो उनका पूछ रहा है कि साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिलता है। तो ये जो साक्ष्य है मुंगेर और नालंदा 2 जगहों से मिलता है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि अगर पूछेगा कि आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिले हैं, तो वो हो जाएगा मुंगेर और नालंदा।
उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो पूर्वी भारत कहे या फिर बिहार कहें, तो इसमें आर्यों का जो आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैदिक काल को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वैदिक काल को दो भागों में बांटे थे, एक ऋग वैदिक काल था, दूसरा उत्तर वैदिक काल था। इसका टोटल टाइम पीरियड कहेगा तो 1500 से लेकर के 600 तक होता है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। 1500 से 1000 तक हो जाता है आपका ऋग वैदिक काल, और 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक हो जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। और रीज़न इसका यही था क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज की वजह से इसको अलग कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी अच्छे से हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे का वीडियो जा करके जरूर देखें। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर वैदिक काल हो जाएगा कि यहाँ पर बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था ये इस टाइम में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में की गई थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और आगे जा करके जो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था 1936 में, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना 1936 में हुआ था और इसकी बैठक पहली जो हुई थी लखनऊ में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही हैं। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। चाहे बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें या फिर अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें, ये दोनों यानी कि बिहार वाला कहेगा तो 1929 में स्थापना हुआ था, और देश वाला कहेगा जो बना था अखिल भारतीय वाला तो वो हो जाएगा 1936 में, और दोनों के अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा की, तो सच्चिदानंद सिन्हा को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आधुनिक बिहार का इनको जनक कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आधुनिक बिहार का जनक कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था। तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ की बात करते हैं तो ये अकबर के टाइम में बिहार में आए थे। इसको भी याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और है कि बिहार आने वाले पहले अंग्रेज़ की बात करेगा तो रॉल्फ फिंच है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा कि अंग्रेज़ जो पहले आया था बिहार में रॉल्फ फिंच था। और अकबर का जो काल है इसी को हम लोग हिंदी का कहें या फिर साहित्य का कहें स्वर्णयुग कहा जाता है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का स्वर्ण काल का है या फिर साहित्य का तो वो हो जाएगा अकबर। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो बिहार के उपनवाब की बात करेगा तो वो जैनुद्दीन हैबत जंग था जिसकी कि अफगानों ने हत्या कर दी थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि बिहार के जो उप नवाब थे जिनकी अफगानों ने हत्या कर दी थी वो हैं जैनुद्दीन हैबत जंग। इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार जो है अंग्रेज़ों को किसने प्रदान किया था। तो सोरे के व्यापार का अगर बात करते हैं तो मीर जाफ़र जो था इसी ने अंग्रेज़ों को इसका एक अधिकार प्रदान किया था। एक चीज़ इसको अच्छे से याद रखिए। और 17वीं शताब्दी के मध्य में कहेगा तो इसका जो एक अधिकार था वो डचों के पास था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये चीज़ का जानकारी आपको होना चाहिए कि 17वीं शताब्दी के मध्य में अगर कहेगा तो डचों का होगा, लेकिन ये एक अधिकार दिया गया था अंग्रेज़ों को किसके द्वारा, तो मीर जाफ़र के द्वारा। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसे कि अगर बात कर रहा है बक्सर के युद्ध के, तो बक्सर के युद्ध के बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को बता रखे हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो 1764 ईस्वी को ये बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें दो तरफ से, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ से भारतीय राजा। इसमें से मीर कासिम जो था, मीर कासिम के साथ था एक शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के साथ था एक सिजाउद्दौला। ये तीन लोग जो थे वो एक साथ थे। और इधर बात करेंगे तो हेक्टर मुंडो जो था वो अंग्रेज़ों की तरफ से था, अंग्रेज़ों का सेनापति। तो उसके बाद इन्हीं दोनों के बीच में होता है, एक तरफ से तीन राजा भारत वाले और एक तरफ से हेक्टर मुंडो था। तो यही हेक्टर मुंडो के द्वारा इन तीनों को पराजित किया जाता है बक्सर के युद्ध में। और इसी के बाद 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इसको भी आप लोगों को अच्छे से बता रखे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध में पूछ रहा है कि अंग्रेजी सेना की तरफ, अंग्रेजी सेना अभी बताएं आप लोगों को कौन था, तो हेक्टर मुंडो था। इसी के द्वारा इन तीनों को पराजित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खान को फांसी की सज़ा दी गई थी। हसन अली खान की बात करेगा तो ये तिरहुत के थे, इन्हीं को फांसी की सज़ा दी गई थी क्योंकि ये वहाँ के विद्रोहियों को रोक नहीं सके थे। उसका नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो अगर होम रूल लीग की बात करेगा तो आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता रखे हैं कि मजहरुल हक हो गए, हुसैन खान हो गए, ये सब जो थे इनसे संबंधित थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे इससे संबंधित नहीं थे। और अगर बात कर रहा है होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग के बारे में भी आप लोगों को पीछे पढ़ा रखे थे कि इसके बारे में क्या है। और सबसे पहले शुरुआत करेगा इसका तो अप्रैल मंथ में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, जो कि पूना में किए थे अगर नेशनल लेवल पे बात करें। और अप्रैल के बाद सितंबर मंथ की बात करते हैं हम लोग, सितंबर मंथ में तो एनी बेसेंट जो थी इन्हीं के द्वारा मद्रास वाले सेक्टर से शुरू किया गया था, चूँकि ओवरऑल पूरे भारत में इन्हीं के द्वारा प्रसार किया गया था। और अगर बात करते हैं हम लोग बिहार की, तो बिहार में इस चीज़ को आप लोगों को बता रखे थे कि 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में इसका स्थापना हुआ था। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इससे कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित नहीं थे। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अगर बात करते हैं बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन की, तो दोनों आप लोगों को याद रख लेना है। बिहार में अगर बात करेगा तो कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है। एक अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ है, इसको भी याद रख लीजिए, पटना वाला जो बांकीपुर हुआ था। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ था, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर पटना की बात करेंगे तो 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष की बात करेंगे तो आर्यन मुधोलकर बने थे। और अगर बात करेंगे गया में, तो गया में 1922 ईस्वी में स्थापना हुआ था, कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1922 में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो CR दास थे। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न हैं। और अगर इसका नंबर बात करेगा तो 1912 वाला जो था वो 27वें क्रम का था, और अगर 1922 वाला पूछेगा तो 37वें क्रम का था। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। फुल डिटेल में सभी चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर आप पूरे डिटेल में समझते हैं तो इससे संबंधित किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसमें से प्रश्न क्या पूछ रहा है 37वें नंबर का। तो 37वां अभी आप लोगों को बताया 37वां कौन सा है? तो गया वाला जो 1922 में हुआ था, CR दास इसकी अध्यक्षता किए हैं। तो अभी पूछ रहा है कि ये कहाँ हुआ था? तो 37वां अधिवेशन जो हुआ था गया में हुआ था। इसको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह से हमारा आसानी से आंसर मिल जाएगा, ए हो जाएगा गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो राजनीतिक पीड़ित दिवस की बात करेगा तो ये बिहार में 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये किसानों के द्वारा मनाया गया था। और एक चीज़ और है कि अगर 10 अगस्त आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें से 7 अगस्त को भी अभी नया रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा कि बिहार म्यूजियम दिवस मनाया गया है इसको, ठीक है। बिहार म्यूजियम दिवस की बात करेगा तो 7 अगस्त को, और 9 अगस्त को घोषित किया गया है कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि अगर बिहार पृथ्वी दिवस की बात करेगा अर्थ डे तो वो हो जाएगा 9 अगस्त, और बिहार म्यूजियम डे की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका 7 अगस्त। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और राजनीतिक पीड़ित दिवस का जो हमारा आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे थे कि इसकी 1931 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और स्थापना होने के बाद जब इससे जवाहरलाल नेहरू संबंधित हुए थे तो उन्होंने क्या किया था कि इसकी स्थापना सुचारू रूप से और ढंग से 1934 ईस्वी में किया था। तो वही वाला प्रश्न पूछा है कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बने थे? तो वो जयप्रकाश नारायण थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर मुंगेर में बात करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के पहले CM भी रह चुके हैं। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हसन इमाम थे। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वराज दल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जान लेते हैं स्वराज दल है क्या। तो स्वराज दल जो था इसको CR दास और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के द्वारा 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसी का जो है बिहार में भी असर था, और बिहार में जो थे नारायण प्रसाद, इन्हीं के द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि बिहार में जब भी कहेगा स्वराज दल तो नारायण प्रसाद, वही नेशनल लेवल पर पूछ देंगे तो CR दास थे, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के द्वारा 1923 में किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो अनुशीलन समिति की बात करेगा तो ये दायित्व जो सौंपा गया था सचिंद्रनाथ सन्याल को, और इसकी स्थापना इन्होंने 1913 ईस्वी में की थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अनुशीलन समिति जो था इसका मुख्य उद्देश्य कहेगा तो एक तरह से खून के बदले खून इसका उद्देश्य था, जो कि बंगाल में स्थापना हुआ था इसका। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का जब भी बात करता है तो इसकी स्थापना शुरू की गई थी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा यूपी से। लेकिन जब यूपी में इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो ये फिर पटना आए, और पटना में इनको बिना मेहनत के ज़्यादा सफलता मिल गई थी। इस वजह से इन्होंने पटना में इसको मुख्य रूप से
स्थापित किया था इसका केंद्र? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहेगा तो पटना होगा, और इसके पहले नेता की बात करेगा तो लियाकत अली थे, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। पटना में जब भी पूछेगा तो लियाकत अली थे, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करेगा बहावी आंदोलन का तो वो हो जाएंगे सर सैयद अहमद बरेलवी, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन से? बिहार हेराल्ड का पूछ रहा है तो गुरु प्रसाद सेन थे, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, गुरु प्रसाद सेन। और बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र भी यही है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस जैसा कि आप लोगों को बताए थे मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, और इन्हीं के साथ एक प्रफुल्ल चाकी भी थे, जिसके बारे में इनकी कहानी को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। एक बार ओवरऑल बता देते हैं कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने आए थे, लेकिन गलती से कनेडी के गाड़ी के ऊपर बम फेंक देते थे, जिसमें कि उनकी पत्नी और पत्नी के साथ साथ उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये लोग भागते हैं और वहाँ से भागने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी भागने में सफल हो जाते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है। खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है, जो हमारा राइट आंसर है। और प्रफुल्ल चाकी जो भागे थे तो इनको ट्रेन में एक दरोगा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इस वजह से प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं, अगर इससे संबंधित आपको देखना है तो पीछे वीडियो में जाकर के देख लीजिए, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल से पूरा पढ़ाया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों में राजनीति को लेकर के रुचि बढ़ी थी और अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया गया था, जिसको कि कलम का जादूगर कहा जाता है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ दे कि कलम का सिपाही किसको कहा जाता है तो वे प्रेमचंद को कहा जाता है, ये चीज़ भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो रामवृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि यही जो थे राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाने की घोषणा किए थे और मनाए भी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, और इसी समय बिहार में एक कांड होता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं बार बार सचिवालय गोलीकांड, और इसमें बिहार से 7 छात्रों का गोली मार करके हत्या कर दिया था, जिसको कि हम लोग 7 शहीद के रूप में जानते हैं। और उसमें पूछ रहा कि कौन कौन शामिल थे, तो इसमें उमाकांत प्रसाद सिंह थे, बिल्कुल सही है, लक्ष्मण दास ये भी सही है, रामानंद सिंह कहेगा ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, सभी सही है। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, और सबसे कम कहता है तो मुंगेर में है, ये चीज़ भी अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादा की बात करेगा तो गोपालगंज, कम की बात करेगा तो मुंगेर, ठीक है। तो देखिए जितने भी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं ये खास करके आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आप 69वीं की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 70वीं की तैयारी कर रहे हो। तो 70वीं बीपीएससी का कर रहे हैं तो आप फिर तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बेस तैयार करके फिर बनाएं। लेकिन अगर आप 69वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं और आपका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िए, और इस सीरीज़ में पूरी चीज़ों को आपको डिटेल वाइज समझाया जाएगा ताकि आप इससे अपने एग्ज़ाम में सहायता प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान। अगर सिर्फ पूछेगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में, तो राज्यों में हो जाएगा पहला स्थान, लेकिन पूछ रहा है कि राज्य और यूटी दोनों में, तो दोनों अगर कहेगा तो हमारा 6ठा स्थान हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करेगा तो जयराम दास दौलतराम थे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। और जबकि पहले सीएम की बात करेगा तो सीएम कौन बनते थे हम लोग के, वो हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, ये भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। और इसी में पूछता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन थे, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में बता रखे हैं। तो जो पीछे वाला वीडियो देखा होगा उसको ये चीज़ जरूर पता होगा कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? और सीताकुंड की बात करेगा तो आप लोगों को ऑलरेडी पीछे पढ़ा रखे हैं कि जितना भी रामायण से या फिर महाभारत से संबंधित ऋषि मुनियों से संबंधित नाम आएगा वो सभी कहाँ जाएगा, तो मुंगेर में जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा मुंगेर में सीताकुंड अवस्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के नक्शे को आप लोगों को ऑलरेडी पीछे हम समझा रखे हैं कि जो बिहार का नक्शा है उसमें सबसे ऊपर देखिएगा तो हिमालय वाला जो एरिया है इसी में हम लोग का तराई मिट्टी पाया जाता है। और तराई मिट्टी में भी शिवालिक का एरिया पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारी सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ मिलती है उसी के पास है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो पीछे की सीरीज़ को जाकर देखिए ताकि आप लोगों को बिहार से संबंधित कोई भी कम से कम
भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो जिले से संबंधित हो, पूर्वी पश्चिमी से बात हो, या फिर आपको लिंगानुपात कह दे, जनसंख्या कह दे, जनसंख्या घनत्व कह दे, शिक्षा कह दे, तो किसी से भी प्रश्न अगर आपका पूछ ले तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। तो लोक नृत्य के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नचरी हो गया, झिझिया हो गया, जोगीड़ा हो गया, लौंडा डांस हो गया, ये सारी चीज़ों की बात करेगा तो बिहार से ही संबंधित है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो ये बेगूसराय जिले से संबंधित है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। तो अगर इसकी बात करेगा तो 5,000 रुपया जो है सहायता के रूप में दी जा रही है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और 10,000 रुपये की बात करेंगे तो ये अभी करंट में चालू किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट की अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको उठा कर ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं तो आपको इनाम के स्वरूप में वो 10,000 रुपया दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है कि जितने जिले होंगे उतना जिला परिषद, तो जिलों की संख्या कितनी है 38। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना नगर निगम की बात करेगा तो 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पुराना भी यही है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और साथ ही साथ पटना नगर निगम ही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको यूज कर रहा है, पूरे देश में पहला स्थान इसका है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता की अगर बात करता है तो ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं कि महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 165 में होता है इसका नियुक्ति। लेकिन यह पूछ रहा है कि यह विधानसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इसको किस अनुच्छेद के तहत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177 हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में क्या कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य विधानमंडल की जब भी बात करेगा तो अच्छे से याद रखिएगा। पहली बात कि राज्य विधानमंडल का जो होता है राज्यपाल होता है सदस्य, उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों जो है मिला करके राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं। अभिलेख न्यायालय वैसा न्यायालय होता है जिसमें कि अगर कोई डिसीजन दे दिया गया है तो उसी डिसीजन को उसके नीचे वाले जो न्यायालय होते हैं वो उसको आधार बना के उसको रिजल्ट दे सकते हैं, कोई भी केस का सुनवाई कर सकते हैं। और इस चीज़ का देखिए अगर पूछ देगा आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो होता है 129 होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट की बात करेगा तो अनुच्छेद 215 में होगा। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 129 के तहत, और हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय पूछेगा तो अनुच्छेद 215 के तहत। दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है। अगर सीटों की संख्या पूछेगा विधान परिषद में तो अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं 75 है, और अगर विधानसभा की बात करेगा तो 243 था, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे थे। और बताए भी थे कि अगर लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा की बात करेगा तो लोकसभा की बात करेगा तो 40 थे, और अगर राज्यसभा की बात करेगा तो राज्यसभा में 16 है। ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 16, और विधानसभा की बात करेगा 243 और विधान परिषद की बात करेगा 275। ये टोटल बिहार का है। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को पहली बार इसका मंत्रिमंडल किया गया था। इस आधार पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की अगर शपथ की बात करेगा तो शपथ दिलाता है राज्यपाल को राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, लेकिन अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेगा तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ये चीज़ भी अच्छे से याद रखिएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ दिलाता है वहाँ के राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। ये चीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा। और बात राज्यपाल की हुई है, राज्यपाल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं कि राज्यपाल के पद के बारे में अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। और अगर बात करेगा इसके नियुक्ति की तो अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति से संबंधित घटनाओं के बारे में बताया गया है। और उसके बाद बात करते हैं इसके क्षमादान की। क्षमादान का अनुच्छेद 161 में है, इसको भी। और इसके साथ ही साथ बात करेगा अध्यादेश की, तो राज्यपाल का अध्यादेश जो है वो 213 अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि राज्यपाल से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। और अभी बिहार की बात करेगा तो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं जो कि अभी बिहार के राज्यपाल भी हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी की बात करेगा तो ये गया में स्थित है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव कहेगा तो नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसी जगह पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का। तो राजगीर रोपवे का बात करते हैं हम लोग, तो ये कहाँ पर निर्माण किया गया है? तो राजगीर में किया गया है, ये तो अच्छे से आपको पता होगा। यहीं पे जू सफारी भी बन रहा है और राजगीर रोपवे भी बन रहा है, और उसी के सपोर्ट में कहेगा तो जापान ने पूरा सहयोग किया है इसको बनाने में। और साथ ही साथ अभी हम लोग बात करते हैं तो कि बिहार के पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है, ये मेट्रो वाला भी जो पूरा टेंडर लिया है किसके सहयोग से बन रहा है? तो जापान के ही सहयोग से बन रहा है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो थावे के बारे में, थावे महोत्सव हम लोग पढ़ते हैं। थावे महोत्सव कहाँ का है? तो गोपालगंज का, अच्छे से याद रखिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेगा तो गोपालगंज ही है वहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और कम में मुंगेर बताए थे। तो थावे महोत्सव कहाँ पे है? गोपालगंज, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार में देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH-31 है, जिसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर है बिहार में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सबसे लंबे की बात की गई है, 404 किलोमीटर बताए हैं आपको NH-31, तो सबसे छोटा भी आप याद रखिएगा कि NH-727 जो है 4.5 किलोमीटर का है, जो कि बिहार में है NH-727। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि अगर बड़ा पूछे तो NH-31 404 किलोमीटर, और छोटा कहेगा तो NH-727 4.5 किलोमीटर बिहार में है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा बी, NH-31। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में रेल परिवहन की बात करेगा तो सबसे पहले 1860 से 62 में शुरू की गई थी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और वही देश में बात करेगा तो 1853 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और डलहौजी के द्वारा ही व्यपगत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी चालू किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हड़प नीति। और उसके तहत उसने कुछ राज्यों को भी हड़पा था, जैसे सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। उसके बाद करौली को भी उसने छीना था, लेकिन करौली को वापस कर दिया गया था। उसके बाद फाइनली एक अवध था जिसको कि 1856 में उसने एक्सेप्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं हिस्ट्री को भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको हिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आपको बताया जाएगा कि पूरे हिस्ट्री को डिटेल में कैसे समझे, ताकि कोई भी प्रश्न उससे संबंधित अगर आपको मिले तो वो किसी भी हिस्ट्री का हो, चाहे एंशिएंट हो, मिडेबल हो या फिर मॉडर्न हो, उसको आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसका नेक्स्ट है, इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 1860 से 62 हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये 17 फरवरी 2019 को किया गया था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये अभी बताया आप लोगों को कि जो जापान है इसी के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है, और जिसको बताया गया है कि ये सितंबर 2024 तक इसके कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इसको पूरा कर दिया जा सके। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 17 फरवरी 2019 में जो है इसी के दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो अगर आप लोगों ने हमारा पीछे का वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने सीमा से संबंधित बॉर्डर वाला पूरा पढ़ा था बिहार वाला, तो वो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर आप लोगों को याद होगा कि टोटल 22 जिलों के बारे में आप लोगों को पढ़ा रखे थे। 22 जिला एकदम याद करवाए थे आपको कि 22 जिला कौन कौन से हैं जो कि सीमावर्ती जिलों से संबंधित हैं। ओवरव्यू अगर हम कहें तो 16 की बात करेगा तो 16 जिला जो है वो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो देखिए पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए। उसमें हम लोगों ने बता रखा है कि नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ बात करेगा तो 8 जिले साझा करते हैं, और यूपी के साथ भी बात करेगा तो 8। इस तरह से टोटल जो है 8 और 8 जोड़ दीजिए 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, और 19 के साथ जोड़ दीजिएगा 7, तो हो जाएगा टोटल 26। तो 26 जिले जो हैं जो कि पूरा साझा करते हैं। और चारों कॉर्नर पर से 4 जिलों को हटा लीजिए क्योंकि ये कॉमन हो जाते हैं, तो 4 जिले यही घटाने के बाद हमारा टोटल 22 जिला आ जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी उसको कंप्लीट कर लिया है, और इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरह से 150 से 200 क्वेश्चन जो है हम लोग डेली करते हैं एक सीरीज़ में। तो आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।